हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एडिटोरियल की क्लास में। स्टार्ट हम करेंगे वोकैबुलरी से। ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं जो आज के आर्टिकल से लिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है, उन वर्ड्स की मीनिंग, उनका सिनोनिम, उनका एंटोनिम डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द आर्टिकल, उसको रीड करेंगे, देखेंगे कि ऑथर कौन सा मैसेज हमसे शेयर करना चाहते हैं, कौन से टोन उन्होंने यूज़ किए, क्या टॉपिक है, किस सब्जेक्ट पर उन्होंने लिखा है, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। पर स्टार्ट करेंगे हम वोकैबुलरी से। जो भी बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब अगर आप एडिटोरियल खुद से पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइक आप पेपर से पढ़ते हो या फिर जो एडिटोरियल हम शेयर करते हैं ग्रुप में, वहाँ से आप एडिटोरियल पढ़ते हो, वोकैबुलरी खुद से करते हो, फिर भी एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये कंफर्म करने के लिए कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आर्टिकल की, क्या वो सही है। इससे आप ना अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे कि आप एडिटोरियल के बाद दूसरा एडिटोरियल, तीसरा एडिटोरियल खुद से पढ़ रहे हो। बट एक बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो चीज़ आपको सही में समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट कंफर्म करने के लिए एक बार आप एडिटोरियल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं कि पहला वर्ड क्या है। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है डेयरिंग। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। डेयरिंग, देखो, डेयरिंग किसी काम को हम कह सकते हैं, किसी पर्सन को कह सकते हैं, किसी एक्शन को कह सकते हैं। किस पर्सन को कहेंगे डेयरिंग, किस एक्शन को कहेंगे, तो वैसा पर्सन या वैसा एक्शन जिससे हमें ब्रेवरी दिख रही हो, एक विलिंगनेस दिख रहा हो, एक चाहत दिख रही हो, क्या रिस्क लेने की, डेंजर से लड़ने की। ठीक है, और क्रिटिसिज्म का मतलब क्रिटिसिज्म से डर नहीं लग रहा, डेंजर से डर नहीं लग रहा, रिस्क लेना है, ब्रेवरी है, तो उस तरह के एक्शन या पर्सन को डेयरिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑडेशियस भी कहते हैं, गट्सी भी कहते हैं। ठीक है, तो डेयरिंग क्या हो गया, ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है, विलिंगनेस है उसमें रिस्क लेने का, डेंजर से लड़ने का, उसको डेंजर से या क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगता है, और वो ब्रेव है। तो ऐसा इस स्टेट में किया गया कोई भी काम डेयरिंग कहलाता है। ऑडेशियस भी कहलाता है और गट्सी भी कहलाता है। नो, एंटोनिम इज कॉशियस एंड टिमिड। कॉशियस मतलब केयरफुल। केयरफुल क्यों? क्योंकि जो डेयरिंग होता है उसमें आप रिस्क लेने के लिए विलिंग होते हो। ठीक है, यू डोंट केयर अबाउट डेंजर, यू डोंट केयर अबाउट क्रिटिसिज्म। बट कॉशियस में क्या होता है, आप डेंजर, क्रिटिसिज्म, जितने भी फैक्टर सबको आप कंसिडर करते हो और एक केयरफुल अप्रोच लेते हो। ठीक है, तो वहां पे आप क्या हो जाते हो, आपका जो ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर है जो डेयरिंग में शो हो रहा है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए ये वर्ड उसका एंटोनिम है टिमिड, जो ब्रेव नहीं होता है। ठीक है, शाय होता है या थोड़ा सा कावर्डली होता है, तो वो टिमिड होता है। ठीक है, तो ये तो वैसी मीनिंग से ही आपका एंटोनिम है उसका। ठीक है, सेकंड वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड आपका सेटबैक है, नाउन है ये। सेटबैक क्या होता है, देखो, कोई डिफिकल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है जो या तो आपकी प्रोग्रेस को डिले कर देता है या प्रोग्रेस होने ही नहीं देता है। ठीक है, अ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम दैट डिलेज और प्रिवेंट समथिंग और मेक्स अ सिचुएशन वर्स। ठीक है, या तो सिचुएशन में कोई खराबी ले आता है, या प्रोग्रेस आप कर रहे थे या प्रोग्रेस किसी चीज़ में हो रही थी तो प्रोग्रेस को डिले कर देता है या फिर प्रोग्रेस को रोक देता है, तो उसको कहते हैं सेटबैक, जिसको हम ब्लो भी कहते हैं और मिसफॉर्चून भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन हो गया, कुछ परेशानी आ गई जिसके कारण रिवर्स हो गया, हम प्रोग्रेस कर रहे थे, प्रोग्रेस वापस आ गया, हम वापस उसी स्टेट पे आ गए या एक दो कदम पीछे हट गए हम, तो वैसा कोई सिचुएशन को हम सेटबैक कह सकते हैं, हम ब्लो कह सकते हैं, मिसफॉर्चून कह सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा, एडवांटेज एंड फर्दरेंस। एडवांटेज क्या होता है, कोई बेनिफिट, कोई ब्लेसिंग, कोई बून, ठीक है, कोई एड, कोई असिस्टेंस जो आपके हित में काम करती है, आपके फेवर में काम करती है। फर्दरेंस भी वही होता है, ऐसी कोई चीज जो आपके प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। थर्ड इज एवलांच। एवलांच भी नाउन है। देखो, अगर जियोग्राफिकल टर्म्स में बात करें एवलांच की, तो वो तो होता है जो ऊपर से पूरा बर्फ गिर रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे जो एवलांच का जो मीनिंग यहाँ पैसेज में लिया गया है वो ये है कि जब बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि ऐसी चीज़ बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में एक साथ होने लग जाए, एक साथ आने लग जाए, तो उसको भी हम एवलांच कहते हैं। अ सडन अराइवल और ऑकरेंस ऑफ समथिंग इन ओवरवेलमिंग क्वांटिटीज। ओवरवेलमिंग क्वांटिटीज मतलब इतना ज़्यादा कि आप डील नहीं कर सकते। डील करना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, मुश्किल है और डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है।
तो हम कहेंगे उसको एवलांच, जिसको हम बराज भी कहते हैं, डेल्यूज भी कहते हैं। बराज में क्या होता है, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, डील करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। डेल्यूज सिमिलर मीनिंग है, मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है। नाउ एंटोनिम क्या होगा, ट्रिकल। ट्रिकल क्या होता है, देखो ट्रिकल अगर हम ले ले, इसका जो मीनिंग है एक तरह से कह सको ज्योग्राफिकल टर्म ही ले लो या फिर जो मीनिंग जिसके लिए बनाया गया था, तो उसका मतलब होता है कि टिप टिप जो करता है, ठीक है, जैसे पानी टिप टिप करके गिरता है, उसको ट्रिकल कहते हैं। तो ट्रिकल क्या होता है, कम कम गिर रहा है, पूरी वर्षा हो नहीं रही है, बारिश पूरा नहीं हो रहा है, बस बूंद बूंद गिर रहा है। तो कोई चीज़ जो बहुत कम अमाउंट में हो रही है वो ट्रिकल कहलाती है। दर्द को क्या कहते हैं, दर्द को हम कहते हैं लैक, कोई चीज़ है ही नहीं या बहुत कम है, जिसको हम डेफिशिएंसी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, पॉसिटी कहते हैं, ठीक है। तो एक लकूना वर्ड भी है, कभी कभी यूज हो जाता है, उसको भी वही कहते हैं। तो कमी है, या तो दोनों का मतलब वही हो रहा है, या तो कम अमाउंट में है या तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है। फोर्थ है आपका स्ट्रेनिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। स्ट्रेन करने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को फोर्स करना कि वो अपना मैक्सिमम जो एफर्ट है वो डाले, ठीक है। ट्राइंग टू मेक समथिंग डू मोर दैन इट इज एबल टू डू, मतलब जितना वो कर सकते हैं, जितना वो एफर्ट डाल सकते हैं, जो मैक्सिमम एफर्ट वो डाल सक रहा है, उससे ज़्यादा उसको फोर्स कर रहे हो करने को, उससे ज़्यादा एफर्ट डालने को, जिससे वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेनिंग, ठीक है। एग्जॉस्टिंग भी कहते हैं उसको, स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। नाउ एंटोनिम्स इज प्लेकेटिंग एंड सूदिंग। प्लेकेटिंग क्या होता है, राहत देना, ठीक है, काम करना, इंटेंसिटी कम करना। सूदिंग सेम मीनिंग है, सूद करना, काम करना, कंफर्ट करना। इसलिए एंटोनिम में, क्योंकि स्ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, आप उस पर प्रेशर डाल रहे हो, आप उसको फोर्स कर रहे हो कि वो अपने हद से ज़्यादा जितना वो दे सकता है एफर्ट, उससे ज़्यादा एफर्ट करे, तो वो स्ट्रेन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। इसलिए एंटोनिम में क्या हो रहा है, वो कंफर्ट फील कर रहा है, ठीक है, उसको वहाँ पे इंटेंसिटी कम हो गई है। 5 इज ऑफसेट, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, किसी भी दूसरे चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। टू यूज वन कॉस्ट, पेमेंट और सिचुएशन, मैंने या तो किसी कॉस्ट के थ्रू, किसी पेमेंट के थ्रू, किसी सिचुएशन के थ्रू दूसरे सिचुएशन के इफेक्ट को या तो कैंसिल करना या तो रिड्यूस करना, उसको हम कहते हैं ऑफसेट, ठीक है। लाइक जब हमारा सर दर्द होता है, ठीक है, सिचुएशन क्या है कि हेडेक हो रहा है, तो हम हेडेक को ऑफसेट करने के लिए क्या लेते हैं, तो हम एक पेन रिलीवर लेते हैं, ठीक है, एक पेन की मेडिसिन लेते हैं, हेडेक की मेडिसिन लेते हैं। तो हेडेक क्या करता है, वो मेडिसिन क्या करता है, उस हेडेक के इफेक्ट को वो ऑफसेट करता है, उसको कम करता है या कैंसिल करता है, यानी उसको काउंटर बैलेंस भी करता है या न्यूट्रलाइज करता है। तो इसीलिए दोनों वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या होता है, स्ट्रेंथन करना, इनकरेज करना। स्ट्रेंथन मतलब या तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, उसकी सिविरिटी बढ़ा रहा है, सीरियसनेस बढ़ा रहा है, या तो उसको इनकरेज कर रहा है कि वो और ज़्यादा हो। 6 है वल्नरेबिलिटीज, ये नाउन है, प्लूरल फॉर्म है नाउन का। वैसे देखो वल्नरेबिलिटी क्या होता है, इन सिंपल टर्म्स जो आप में जो वीकनेसेस हैं, जो ससेप्टिबिलिटीज है, जिसके थ्रू आपको हर्ट किया जा सकता है, किसी और चीज़ को हर्ट कर सकते हो, उसको वीक कर सकते हो, उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। इसको ससेप्टिबिलिटीज भी कहते हैं, वीकनेसेस भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा, एसेट, जो चीज़ एडवांटेज दे, हेल्प दे, असिस्टेंस दे। स्ट्रेंथ, जो आपके फेवर में काम करती है, आपकी जो एबिलिटीज होती है, जो आपका फोटे है। फिर दूसरा जो वर्ड है वो है अक्यूट है, ये एडजेक्टिव है। अक्यूट का मतलब क्या होता है, बहुत सीरियस है, सिवियर, जिसको इंटेंस भी कहते हैं, एक्सट्रीम भी कहते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, माइल्ड या मॉडरेट। माइल्ड कम है, मॉडरेट भी क्या होता है, कम होता है। तो अक्यूट में बहुत ज़्यादा है इंटेंसिटी, इंटेंस में भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम में भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट माइल्ड एंड मॉडरेट में इंटेंसिटी कम हो जाती है। सो दैट्स वाई दीज टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स। 8 आपका डिफाइंट है, दिस अगेन इज एन एडजेक्टिव। डिफाइंट मतलब जो रेजिस्ट करता है अथॉरिटी को, कंट्रोल को, ठीक है, ठीक है। कोई पर्सन है, पर्सन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव फिगर है, वो कंट्रोल करना चाह रहा है, बट सामने वाला रेजिस्ट कर रहा है, डिसोबे कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो उस तरह के बिहेवियर को हम कहते हैं डिफाइंट बिहेवियर, यानी ओपनली रेजिस्टिंग और डिसोबिंग। और वो ओपनली कर रहा है, छुप के नहीं कर रहा है, सामने से कर रहा है वो, जिसको हम रिबेलियस भी कहते हैं, ऑब्स्टिनेट भी कहते हैं। नाउ एंटोनिम्स आर सबमिसिव एंड एमिनेबल। सबमिसिव वो जो सबमिट कर दे, ठीक है, जो सामने जो
फोर्स ऑफ अथॉरिटी है, फोर्स ऑफ कंट्रोल है, जो अथॉरिटेटिव फिगर है, वो जो चाह रहा है वो वैसा करने को रेडी हो जाए, तो वो सब उससे सबमिट कर दिया, उसने गिव अप कर दिया। या तो एमेनेबल है, एमेनेबल मतलब चेंजेबल, जिसका आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उससे काम करवा सकते हो, उससे अपनी बात मनवा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स रिबेलियस है, क्योंकि रिबेलियस आपकी बात मानने को रेडी होता ही नहीं है, वो तो रेजिस्ट कर रहा है। 9th इज क्रेडिबल। क्रेडिबल भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई चीज जो बिलीव की जा सके, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, जो सच हो, उसको कहते हैं क्रेडिबल, ठीक है। कन्विंसिंग भी कहते हैं, रिलायबल भी कहते हैं। कन्विंसिंग ऐसी कोई चीज जो कि जिस पे आप बिलीव कर सकते हो, रिलायबल जिस पे आप बिलीव करके ट्रस्ट कर सकते हो। एंटोनिम क्या? फार फेच्ड। फार फेच्ड क्या होता है? मतलब ऐसा है जिससे बिलीव ही नहीं हो रहा, ऐसा कुछ जिस पे बिलीव करना बहुत दूर की बात है, तो वो फार फेच्ड है। डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग है, ठीक है। सच दिखा कुछ और रहा है बट है कुछ, ठीक है, तो उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। 10th है शील्ड। यहां पे ये वर्ब है, वैसे शील्ड नाउन भी होता है, शील्ड नाउन जो प्रोटेक्ट करता है, तो शील्ड एज अ वर्ब भी सेम मीनिंग है, मतलब प्रोटेक्ट करना। किस चीज से? डेंजर से, हार्म से, या कोई भी चीज जो अनप्लेजेंट है उसको हम कहते हैं शील्ड करना। डिफेंड करना, सेफगार्ड करना भी कहते हैं, प्रोटेक्ट करना तो कहते ही है। देखिए एंटोनिम क्या होगा? इंडेंजर कर देना। इंडेंजर मतलब कि डेंजर में डाल देना, रिस्क पे डाल देना। एक्सपोज कर देना का मतलब क्या होता है? वही चीज कि आपने उसको खुले में छोड़ दिया, अब उसको वो डेंजर में हो सकता है, वो रिस्क में हो सकता है, वो वल्नरेबल हो गया है, ठीक है। 11th है आपका ड्यूरेबल। ये एक एडजेक्टिव है। ड्यूरेबल का मतलब होता है कोई चीज जो स्ट्रांग है, जो काफी लंबे समय तक चल सकती है बिना टूटे हुए या बिना कमजोर हुए हुए, तो उसको हम कहते हैं ड्यूरेबल। उसको हम कहते हैं इंड्योरिंग, उसको हम कहते हैं लास्टिंग। इंड्योरिंग का मतलब जो इंड्योर करता है, मतलब जो रहता है काफी टाइम तक बिना चेंज हुए, बिना टूटे, बिना वीक हुए। लास्टिंग जो लास्ट करता है, वर्ड से ही आ रहा है। लास्ट मतलब कि बहुत लंबे समय तक रहना, लास्टिंग जो बहुत लंबे समय तक आपका रहता है। एंटोनिम्स फ्लीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का मतलब क्या होता है? जो कम टाइम तक रहे। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो रहता है, जो टेम्पररी होता है, तो वो हम कहते हैं फ्लीटिंग एंड ट्रांजिएंट। एक फ्रेजल वर्ब है, ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो काफी बार आ चुका है, ग्रैपल करना। ग्रैपलिंग विथ मतलब किसी चीज से डील करने का, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, किसी परेशानी से को सॉल्व करने का, उससे डील करने का ट्राई करना, तो होता है ट्राइंग टू डील विथ और अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रैपलिंग विथ, ठीक है। दो इडियम्स है, एक है ऑन द ईव ऑफ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ट्यूटोरियल में। इसका मतलब क्या होता है? दिन में होना या किसी इवेंट से पहले का जो पीरियड होता है, पहले का जो टाइम होता है, उसको कहते हैं ईव। तो कोई चीज अगर ऑन द ईव ऑफ हो रही है, मतलब उस इवेंट के ठीक पहले हुई है या उससे पहले वाले दिन में हुई है। सिल्वर लाइनिंग काफी कॉमन है। क्या मतलब होता है? एक नेगेटिव सिचुएशन है, बस नेगेटिव सिचुएशन से भी अगर कोई पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है तो उसको हम कहते हैं सिल्वर लाइनिंग। एंड एडवांटेज दैट कम्स फ्रॉम अ डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन है, उससे हमें कोई एडवांटेज मिल रहा है, कोई अच्छी चीज उससे निकल के आ रही है, तो वो सिल्वर लाइनिंग है हमारे लिए, ठीक है। देखते हैं आज का आर्टिकल किस पे। वॉर एंड टॉक्स, यानी कि युद्ध, लड़ाई और बातचीत। ऑन रशिया एंड यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन पे है। बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी गारंटीज, मतलब कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही क्या चाहते हैं? उनको सिक्योरिटी गारंटीज मिले, ठीक है। देखते हैं क्या है। द रशिया यूक्रेन वॉर हैज एंटर्ड अ न्यू फेज मार्क्ड बाय इंटेंसिफाइड मिलिट्री अटैक्स एंड डायरेक्ट नेगोशिएशन। जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है, वॉर है, वो एक नए फेज में एंटर कर चुका है, ठीक है। जहां पे मार्क्ड बाय का मतलब क्या है? जहां पे क्या देखने को मिल रहा है? मिलिट्री अटैक्स इंटेंसिफाइड हो गई है, मतलब और ज्यादा तीव्र हो गई है उनकी इंटेंसिटी, मिलिट्री अटैक्स की सीरियसनेस बढ़ गई है। वहीं नेगोशिएशंस भी हो रहे हैं, डायरेक्ट नेगोशिएशंस भी हो रहे हैं, तो एक नया फेज में एंटर कर चुका है ये रशिया यूक्रेन वॉर। ऑन संडे June 1, 2025, on the eve of the second round of talks, Ukraine carried out its most daring drone attack deep inside Russia. अब संडे को क्या हुआ, यानी June 1, 2025 को क्या हुआ कि बातचीत होने वाली थी, सेकेंड राउंड मतलब सेकेंड फेज होने वाला था बातचीत का दोनों कंट्रीज के बीच। उससे पहले, ठीक है, या तो उसके एक दिन पहले या उससे पहले, यूक्रेन ने क्या किया? अभी तक का अपना सबसे ब्रेव, सबसे डेयरिंग, सबसे रिस्क टेकिंग
ड्रोन अटैक किया रसिया के बहुत अंदर, ठीक है। टारगेटिंग मिलिट्री एयरफील्ड्स, और टारगेट किसको किया? ड्रोन अटैक से मिलिट्री एयरफील्ड्स जो थी रशिया की, उसको टारगेट किया। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल, अब अगर यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, द ड्रोन्स which were transported by trucks into Russia and launched remotely resulted in the destruction of dozens of strategic bombers। तो ये कह रहे हैं कि ड्रोन्स को ट्रक से लाया गया था रशिया के अंदर और फिर वहां से रिमोटली लॉन्च किया गया, मतलब दूर से लॉन्च किया गया ड्रोन को, और रिजल्ट क्या हुआ कि जो रशिया के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे, बॉम्बर्स क्या होते हैं? ऐसे एयरक्राफ्ट जो बॉम्ब्स ड्रॉप करते हैं, तो वैसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट, डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए रशिया के, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से। While these claims have not been independently verified, हालांकि जो क्लेम है कि रशिया के इतने डजन्स ऑफ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स यूक्रेन ने ड्रोन से डिस्ट्रॉय कर दिए, इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया गया है। इंडिपेंडेंटली मतलब कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी जाके नहीं देखी है वहां पे कि हाँ हुआ या नहीं हुआ है। Russia's Ministry of Defense confirmed that 5 of its airfields came under attack। रशिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने एक बात कंफर्म की है कि 5 एयरफील्ड्स रशिया के वहां पे अटैक हुआ है। एंड एयरक्राफ्ट एट 2 स्टेशन, 2 स्टेशन में जो एयरक्राफ्ट, जो प्लेन्स थे, वन क्लोज टू द नॉर्वेजियन बॉर्डर, एक जो नॉर्वेजियन बॉर्डर के पास था, एंड द अदर इन साइबेरिया, एक जो साइबेरिया में था, कॉट फायर, आग लग गई। मतलब कि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कंफर्म किया है कि 5 एयरफील्ड्स अटैक हुआ है और 2 स्टेशन, एक जो नॉर्वेजियन बॉर्डर के पास था और दूसरा जो साइबेरिया के पास था, ठीक है, वहां पे जो एयरक्राफ्ट रखे थे वहां पे आग लग गई, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ में ऑथर ने कहा है। देखते हैं आगे। That Ukraine managed to carry out such an attack is a morale booster for its troops and a tactical setback for Russian President Vladimir Putin। अब यूक्रेन ने ऐसा अटैक मैनेज कर लिया, उसने ऐसा अटैक कैरी आउट कर लिया, ये क्या दिखा रहा है? ये जो है एक मोरल बूस्टर के लिए काम कर रहा है यूक्रेन के ट्रूप्स के लिए, क्योंकि यूक्रेन ने क्या किया है, काफी स्ट्रैटेजिक जो एयरबेस थे, बॉम्बर्स थे, उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया है। तो इससे यूक्रेन की जो ट्रूप्स है, जो सोल्जर्स है, उनका मोरल, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, ठीक है। वही रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके लिए एक टैक्टिकल सेटबैक है। टैक्टिकल सेटबैक मतलब कहीं ना कहीं उनके स्ट्रैटेजिक जो उनका प्लान है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैक रहा होगा, तभी यूक्रेन ने इतना एक ऐसा अटैक वो कैरी आउट कर सका। तो एक सेटबैक है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए, वहीं यूक्रेन के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम किया है इस अटैक ने। Prior to Kyiv's attack, Russia had launched an avalanche of drones and missiles across Ukraine। अब इस अटैक से पहले रसिया ने भी बहुत सारे एवलांच मतलब बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक किए थे पूरे यूक्रेन पे, सिग्निफिकेंटली स्ट्रेनिंग द कंट्रीज एयर डिफेंस। और उन अटैक्स से डील करने के लिए यूक्रेन की एयर डिफेंस स्ट्रेन हो गई थी, मतलब यूक्रेन की एयर डिफेंस जितना हैंडल कर सकती थी उससे ज़्यादा उनको हैंडल करना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक हुए थे रसिया की तरफ से। इट इंक्लूडेड अ मिसाइल स्ट्राइक एट अ मिलिट्री ट्रेनिंग बेस ऑन संडे। अब इनमें से कहाँ का अटैक हुआ है? तो एक आपका मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पे हुआ था संडे को, किलिंग एट लीस्ट 12 यूक्रेनियन सोल्जर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कम से कम 12 यूक्रेनियन सोल्जर्स के मारे जाने की यहाँ पे ऐसी आई है यहाँ से, ठीक है। But a silver lining amid the intensifying military exchanges was that Russia and Ukraine went ahead with the planned direct talks in Istanbul on Monday। अब सिल्वर लाइनिंग क्या है? अब यहाँ पे हमने देखा कि यूक्रेन, पहले रशिया ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अटैक किए यूक्रेन पे, जिससे डील करने के लिए यूक्रेन की जो एयर डिफेंसेस थी उनको स्ट्रेन एक तरह से कर दिया, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया रशिया के एयरबेस पे और एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किया, बॉम्बर एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो रहा था, बट एक सिल्वर लाइनिंग, एक अच्छी बात ये थी कि कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो गया, मतलब ये अटैक्स हुए, फिर भी जो प्लान किया गया था कि हम बातचीत करेंगे वो प्लान वैसा ही रहा, उस प्लान में कोई चेंज नहीं हुआ। और दोनों कंट्रीज रशिया यूक्रेन वो इस्तांबुल में मंडे को मिले बातचीत के लिए।
इन द आवर लॉन्ग मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग हुई, नेगोशिएटर्स अग्री टू अ प्रिजनर एक्सचेंज डील। नेगोशिएटर जो थे दोनों कंट्रीज रशिया यूक्रेन, उन्होंने ये अग्री किया कि प्रिजनर्स जो हैं, जो हमने सोल्जर्स कैप्चर कर रखे हैं दूसरे कंट्री के, उनको हम वापस कर देंगे। एंड स्केड्यूल्ड द थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स लेटर इन जून, और उन्होंने तीसरा फेज भी किया है स्केड्यूल कि हाँ तीसरी बार भी हम बातचीत के लिए मिलेंगे, कब, जून में, लेटर, ठीक है। 40 months into the war, the signs of exhaustion are evident on both sides। अब 40 महीने हो गए हैं जब से वॉर शुरू हुआ है, जो साइंस ऑफ एग्जॉस्शन है वो दोनों तरफ दिख रहा है, मतलब दोनों ही कंट्री एग्जॉस्ट हो गई हैं, अब वो थक गई हैं, ठीक है, स्ट्रेन्ड हो गई हैं। यूक्रेन फेस्ड विथ बैटलफील्ड चैलेंजेस, अब यूक्रेन क्या है, यूक्रेन पे बैटलफील्ड चैलेंजेस हैं, ठीक है। इस trying to offset its vulnerabilities by staging innovative drone attacks to make the Kremlin feel the pain of the war। अब क्या है, यूक्रेन बैटलफील्ड पे वो चैलेंजेस है, तो यूक्रेन क्या कर रहा है, वो इनोवेटिव ड्रोन अटैक्स और स्टेज कर रहा है, जिससे कि रशिया को भी फील हो कि हाँ वॉर में उसका भी लॉस है, ठीक है। कीव हैज नॉट हैड एनी मेजर टेरिटोरियल विक्ट्री इन इट्स लॉस्ट टेरिटरीज सिंस द खर्सन ऑफेंसिव ऑफ लेट 2022। अब कीव जो है, यानी यूक्रेन, कीव क्या यूक्रेन की कैपिटल है, तो यूक्रेन को अभी तक कोई बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं हुई है। कब से, जो लास्ट उसको जो विक्ट्री मिली थी खर्सन में, जो कि 2022 के एंड में मिला था उसको, उसके बाद से कोई मेजर विक्ट्री यूक्रेन को यहाँ पे नहीं मिली है अभी तक। ओवर द पास्ट ईयर यूक्रेन हैज लॉस्ट नियरली 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट्स टेरिटरी टू द रशियंस। और पिछले साल से लेके अब तक यूक्रेन 5000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड अभी तक रशिया को लॉस्ट कर चुका है, मतलब रशियंस ने अभी तक यूक्रेन के 5000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को सीज कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। रशिया हैज रिकैप्चर्ड द लैंड यूक्रेन हैज सीज्ड इन कुर्स्क। और एक तो यूक्रेन का लैंड कैप्चर किया, साथ ही यूक्रेन ने जो रशिया का लैंड कैप्चर किया था कुर्स्क में, उसको भी रशिया ने वापस ले लिया है, उसको रिकैप्चर कर लिया है। रशिया स्प्रिंग ऑफेंसिव इज नाउ गेनिंग मोमेंटम। अब रशिया की जो ऑफेंसिव है, स्प्रिंग ऑफेंसिव, अब वो मोमेंटम कर रही है, मतलब वो अब आगे बढ़ रही है, ठीक है, वहाँ पे प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट दिख रहा है। विथ टेरिटोरियल एडवांसेज इन द सुमी रीजन। अब यहाँ पे सुमी रीजन में वो टेरिटरीज कैप्चर किए जा रही है रशिया। वाइल यूक्रेन इज ग्रैपलिंग विथ वीकेंड एयर डिफेंस, वही यूक्रेन क्या कर रहा है, वो डील करना, जो यूक्रेन की जो एयर डिफेंस है वो वीक हो गए, तो उससे वो ट्राई कर रहा है डील करने का। एंड एक्यूट मैन पावर क्राइसिस, अब और क्या किस चीज़ से डील कर रहा है, एक तो एयर डिफेंसेस वीक हो गए हैं, साथ ही जो मैन पावर है, यानी जो सोल्जर्स हैं वहाँ यूक्रेन में, तो वहाँ सोल्जर्स की कमी हो गई है, ठीक है, पर्सनल की कमी हो गई है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी हो गई यूक्रेन में। एंड अनसर्टेनिटी अबाउट कंटिन्यूड यूएस सपोर्ट अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और अब यूक्रेन को जो तीसरी चीज़ है जिससे वो डील कर रहा है, वो है अनसर्टेनिटी, कि जो अमेरिका है वो कब तक सपोर्ट करेगा। अब अमेरिका में जो प्रेसिडेंट आ गया डोनाल्ड ट्रंप, उस चीज़ को लेकर अनसर्टेनिटी है यूक्रेन में कि क्या पता वो कब तक सपोर्ट करे यूक्रेन की। तो इन चीज़ों से यूक्रेन डील कर रहा है। वही रशिया जो है वो एडवांस कर रही है, वो प्रोग्रेस कर रही है, वो आगे बढ़ रही है इस कॉन्फ्लिक्ट में। Russia has found it increasingly difficult to prevent Ukraine's drone attacks targeting its energy infrastructure, the Black Sea Fleet, and now airfields hosting strategic bombers। अब रशिया को भी काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, कहाँ पे, तो यूक्रेन जो ड्रोन अटैक कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, तो जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से रशिया एनर्जी जनरेट करता है, वहाँ पे यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है। ब्लैक सी फ्लीट जो है, ब्लैक सी फ्लीट जहाँ पे शिप्स रखे हैं रशिया ने, वहाँ पे यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है। और अब उसने एयरफील्ड्स पे ड्रोन अटैक किया है, जहाँ पे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर प्लेन्स जो है वहाँ पे टारगेट किया यूक्रेन ने। तो ये ड्रोन अटैक्स से डील करने में, प्रिवेंट करने में रशिया को डिफिकल्टी हो रही है। इफ रशिया हैज़ बैटलफील्ड मोमेंटम, यूक्रेन स्टेज डिफाइंड। अगर रशिया के पास बैटलफील्ड मोमेंटम है, अगर रशिया आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में उसके पास अपर हैंड है, फिर भी यूक्रेन डिफाइंट है। यूक्रेन ऐसा नहीं है कि वो सबमिट कर रहा है, वो गिव अप कर रहा है, वो भी ओपनली रेजिस्ट कर रहा है। इफ द वॉर कंटिन्यूज टू ड्रैग ऑन, अगर वॉर ऐसे ही चलता रहा, द टॉल ऑन बोथ साइड्स विल ओनली डिपेंड। तो जो डैमेज हो रहा है, जो लॉस हो रहा है दोनों साइड्स का, वो और भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वॉर बढ़ता जाएगा तो डैमेज भी दोनों साइड का आगे बढ़ता जाएगा। सो
So far, efforts by Mr. Trump to broker peace have yielded little progress. जो यूएस प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्राई किया था कि दोनों कंट्रीज के बीच पीस नेगोशिएट करे, लेकिन अभी तक जो अटेम्प्ट्स किए हैं उनसे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक. बट ही शुड नॉट गिव अप. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को गिव अप नहीं करना चाहिए, उनको ट्राई करते रहना चाहिए कि दोनों कंट्रीज के बीच पीस आ जाए. रशिया has long-standing grievances and future security concerns that must be addressed. अब रशिया के क्या है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत टाइम से जो ग्रीवांसेस है, जो कंप्लेंट्स है उसके, और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं फ्यूचर को लेके, उन कंसर्न्स को, उन ग्रीवांसेस को एड्रेस करना होगा. ठीक है. यूक्रेन वांट्स क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज दैट सील्ड इट फ्रॉम फ्यूचर अटैक. और यूक्रेन को भी सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी सिक्योरिटी जो उसको फ्यूचर में अटैक से बचाए. तो रशिया को भी फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न्स है और उसके कुछ पुराने भी ग्रीवांसेस हैं, उनको एड्रेस करना होगा. साथ ही साथ यूक्रेन की भी अपनी सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को भी चाहिए, उसके भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्योंकि फ्यूचर में अटैक ना हो जाए. ठीक है. तो वो सिक्योरिटी गारंटी भी चाहिए यूक्रेन को कि नहीं होगी. The US has a crucial role to play in narrowing these differences and working toward a durable ceasefire. अब US के पास एक क्रूशियल रोल है, यूएस को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा कि इन डिफरेंसेस जो दोनों कंट्रीज के बीच जो मतभेद उनको कम किया जाए और एक ड्यूरेबल सीज फायर की तरफ काम किया जाए. मतलब सीज फायर हो, दोनों तरफ से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, वो बंद हो और ड्यूरेबल हो, मतलब काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे. ठीक है. तो ये था आज का पैसेज. टोन है इंफॉर्मेटिव, ठीक है, प्लस एनालिटिकल, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है ऑथर ने, एनालाइज भी किया सिचुएशन को. ठीक है. लास्ट में सजेस्टिव टोन भी दिख रहा है हमें, बट ओवरऑल टोन की बात करें तो आपका इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल है. ठीक है. तो यहाँ पे एंड करते हैं आज का सेशन. जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. ठीक है. वो ये है कि प्रैक्टिस मॉक के अब 5 मिलियन यूज़र्स हो गए हैं. सो वी ऑल वांट टू थैंक यू फॉर द कंटिन्यूड सपोर्ट. और ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए भी कि 5 मिलियन यूज़र्स का भरोसा हम पे, वो ट्रस्ट करते हैं. और हमने काम भी हमेशा इसी डायरेक्शन में किया है कि आपका ट्रस्ट हम पे बना रहे. हम जो बेस्ट कंटेंट है, जो एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट है, वो आपको डिलीवर करें. ठीक है. और अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल कॉस्ट पे करें. ठीक है. जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले. और यही जो हमारा एफर्ट है वो दिख रहा है. अभी यहाँ में रिजल्ट मिला है, 5 मिलियन यूज़र्स हमारे हो गए हैं. सो हम ऐसे एफर्ट करते रहेंगे और बहुत जल्दी हम 10, 15, 20 मिलियन यूज़र्स तक भी पहुँचेंगे. तो थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट. और इसी खुशी में, इस सेलिब्रेशन में हम अभी 42% डिस्काउंट दे रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप किसी भी तरह का रिसोर्स लेना चाहते हो, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको वीडियो कोर्स चाहिए, आपको पीडीएफ कोर्स चाहिए, या आपको कॉम्बो चाहिए, आपको मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ कोर्स चाहिए, या आपको वीडियो कोर्स प्लस मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ कोर्स चाहिए, तो आप हमारा ये कूपन कोड जो है 5 FIVE5 वो लगा सकते हो और आपको 42% ऑफ मिल जाएगा. अभी तक आपने 30% डिस्काउंट देखा है, आपने 40% डिस्काउंट देखा है, लेकिन अभी हम 42% डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपने 5 मिलियन यूजर्स के सेलिब्रेशन में. ठीक है. तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो. ठीक है. कैसे लोगे? तो लेट सपोज आप क्या जाओगे, पहले डैशबोर्ड पे जाओगे. ठीक है. डैशबोर्ड पे जाते ही आपको एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स आपके हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स आपको दिख जाएंगे. लेट सपोज कि आरआरबी ऑफिसर का एग्जाम आने वाला है, तो आप वहाँ पे गए. पहला मॉक टेस्ट जो आपका रहता है, ओके, अच्छा ये स्केल 2 का है, 1 मिनट, हाँ ये रहा, ऑफिस आरआरबी ऑफिसर 2025. ठीक है. अब इसमें क्या है, ये आपका आरआरबी पीओ का है, वो स्केल 2 का था. ठीक है. यह का आरआरबी पीओ का है. अब पहला मॉक टेस्ट सबका फ्री होता है. ठीक है. आप किसी भी एग्जाम को उठाओगे तो पहला मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री होता है. यहाँ पे आप देखते हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होता है. ठीक है. एग्जाम आप ये भी देखते हो क्योंकि फ्री मॉक टेस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, तो इसमें आपको अपना रैंक मिलता है, आपकी परफॉर्मेंस आप अपना एनालाइज कर सकते हो. तो पहला वाला मॉक टेस्ट फ्री होता है. अगर आपको बाकी के मॉक टेस्ट लेट सपोज प्रैक्टिस चाहिए तो आप अनलॉक नाउ में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि बहुत सारे पैकेजेस है, अफोर्डेबल पैकेजेस है. ठीक है. आपका बैंकिंग बेसिक है, बैंकिंग प्रो है, बैंकिंग प्लस है, बैंकिंग मैक्स है. ठीक है. अब ये पैकेजेस भी आपको ही ध्यान में रख के डिज़ाइन किए गए. इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में कहाँ पे हो.
ठीक है। अगर जैसे आपको अभी आप स्क्रैच से स्टार्ट कर दो, बिगिनर हो, तो आपको वीडियो कोर्सेज प्लस आपको PDF कोर्स चाहिए होंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए होंगे, तो वो उसका भी कॉम्बो है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पर टॉपिक क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो PDF कोर्स प्लस मॉक टेस्ट है। और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर है, आपको सिर्फ रियल एग्जाम एक्सपीरियंस लेना है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, सिर्फ सेक्शनल टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी अलग पैकेज है। तो जो भी पैकेज आपको सूटेबल लगे वो यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे देख के सब पे ही आपका कूपन कोड 5 लग जाएगा और 42% ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेना। साथ ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लाइव टेस्ट हमारा आज 10 बजे तक लाइव है, RRB और PO का लाइव टेस्ट है। तो इस लाइव टेस्ट का आप सभी जरूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि बेनिफिट पता है अगर आप लाइव टेस्ट अटैम्प्ट करते हो तो एक तो आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस मिलते हैं, साथ ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन लाइव टेस्ट को देते हैं, तो आपको उन स्टूडेंट जो एक्चुअल में भी एग्जाम देंगे, आपके एक्चुअल में भी आपके एग्जाम में आपके साथ होंगे, आपके अगेंस्ट कम्पीट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको अपना परफॉर्मेंस का एक एनालिसिस मिलता है। आप देखते हो कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है, कहाँ आपका रैंक कितना आ रहा है, ठीक है, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, उसको सस्टेन करना है, ये सारा एनालिसिस आपको मिलता है। तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है और काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए ये लाइव टेस्ट है ना। तो लाइव टेस्ट आपको देना ही देना है। तो 10 बजे तक है, आज जून 4 है, ठीक है, तो 10 बजे तक है आज रात के, तो आप ये लाइव टेस्ट तब तक दे दो। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपको पैकेज लेना हो तो 42% ऑफ है, कूपन कोड 5FIVE लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।